देखो पहले तो इनके बारे में आपको कैटेगरीज वाइज इन दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। सक्सिनाकोलिन क्या होती है, हमारी मसल्स रिलैक्सेंट होती है, जो कि डिपोलराइजिंग कैटेगरी की ड्रग्स होती है। और आपकी ग्लाइकोपाइलेट, ये आप अच्छे से जानते हो, स्लेवा सिक्रेशंस को कम करने के लिए देते हैं इसको, और थोड़ा ब्रेडिकार्डिया को भी ट्रीट करती है। और मेटोक्लोरोपोमाइड को भी आप जानते हैं, मेटोक्लोरोपोमाइड यानी पेरिनोम, जो एंटीमेटिक की कैटेगरी में आती है, जिसमें एमसेट यानी ओंडेसेट्रोन भी आता है। और ऑप्शन डी न्यूरोसिलिन। न्यूरोसिलिन का इस्तेमाल भी आपने देखा होगा, रिवर्सल के समय करते हैं। यानी अगर जनरल एनेस्थीसिया का पेशेंट है तो एक्सटुबेशन के टाइम पे रिवर्स करते समय हमें न्यूरोसिलिन और इसके साथ में ग्लाइकोपाइलेट ऐड करके। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसीज निकली हुई हैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की, ओटी असिस्टेंट की, और कहाँ पे निकली हुई है, केजीएमयू में निकली हुई है, एमपी ग्रुप 5 में निकली हुई है, और क्रीएम्स यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इन सब में वैकेंसी निकली हुई है। और इसकी प्रिपरेशन आप जरूर कर रहे होंगे। तो उसी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ आपके सामने कुछ एमसीक्यू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड आर जनरली कंसिडर्ड टू बी आइसोटोनिक एक्सेप्ट। सवाल को समझे आप। सवाल है, निम्नलिखित में से कुछ फ्लूइड दिए गए हैं जो कि आइसोटोनिक है, लेकिन एक्सेप्ट पूछा है कि उनमें से एक नहीं है, वो बताना है आपने। तो सवाल के पढ़ लिया आपने, समझ आ गया। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है रिंगर लैक्टेट, और ऑप्शन बी है नॉर्मल स्लाइन, और ऑप्शन सी है D5 नॉर्मल स्लाइन, और ऑप्शन डी है D5 1/4 नॉर्मल स्लाइन। ये सवाल है आपके लिए, आपने समझ गए होंगे। पहले नंबर हमें पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक क्या है। देखो आइसोटोनिक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा है, तो हमारी जो ऑस्मोलेटरी वो हमारी कितनी रहती है, 295 से 300 के अराउंड में रहती है। तो उसी ऑस्मोलेटरी के लेवल में अगर कोई फ्लूइड की उसकी ऑस्मोलेटरी इतनी रहती है तो वो कहलाया जाता है आइसोटोनिक। और उसके अगर लोअर साइड में जाता है, जैसे कि 250 240, तो वो कहलाया जाएगा आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जो उस 300 के अबव जाता है, यानी 350 400 या 500 के अराउंड में, तो वो कहलाया जाता है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लिया हमने, आइसोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस हैं, रिंगर लैक्टेट की बात करूं तो ये हमारा रिंगर लैक्टेट की, अगर मैं ऑस्मोलेटरी की बात करूं तो इसकी रहती है 276। तो ये हमारा आइसोटोनिक के लेवल में ही आएगा, आइसोटोनिक फ्लूइड है। और ऑप्शन बी की बात करूं नॉर्मल स्लाइन, तो इसकी रहती है 208, इसकी जो ऑस्मोलेटरी रहती है वो रहती है 308 यानी 308। तो ये भी हमारा आइसोटोनिक में आएगा। और जो हमारा D5 नॉर्मल स्लाइन है, अगर एक्सेप्ट की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो इसकी ऑस्मोलेटरी है वो रहती है 508 यानी 508 इसकी रहती है। तो ये किस में आएगा, हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो ये हाइपरटोनिक में आएगा। तो इसके लिए हाइपरटोनिक ये है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, द स्टोरेज टाइम फॉर पैक्ड रेड ब्लड सेल एट टेम्परेचर ऑफ 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड इज। यानी जो पैक्ड रेड ब्लड सेल होते हैं उनका टेम्परेचर अगर दिया हुआ है इस सवाल में 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर पे हम कितने समय तक पैक्ड रेड ब्लड सेल को रख सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 7 to 10 डेज, और ऑप्शन बी है 21 to 35 डेज, और ऑप्शन सी है 60 to 80 डेज, और ऑप्शन डी है 120 डेज। सवाल इसमें कोई थ्योरिकल नहीं है, तो इसके सीधे ये पहले लिखे हुए हैं। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इनकी ड्यूरेशन कितने समय कितने टेम्परेचर पर रखते हैं तो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ बुक के अंदर। तो अगर मैं इसकी बात करूं सवाल के अकॉर्डिंग, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, क्योंकि टेम्परेचर इन्होंने दिया है 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर हम जो रखते हैं ऑप्शन बी जो है 21 to 35 डेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये स्टोरेज टाइम रहता है इसका पैक्ड रेड ब्लड सेल का। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है हमसे, ब्लड प्रोडक्ट आर टेस्टेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी जो ब्लड प्रोडक्ट हैं उनको टेस्ट करते हैं, कुछ इसमें डिसीज दी गई हैं ऑप्शंस में, तो कौन सी डिसीज में नहीं करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। यानी हिंदी में बात की जाए तो निम्न को छोड़कर रक्त उत्पादों का परीक्षण निम्नलिखित सभी के लिए किया जाता है, बस एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस सी, और ऑप्शन बी है HIV,
और ऑप्शन सी है वेस्ट नील वायरस और ऑप्शन डी है हर्पेस वायरस। हर्पेस वायरस देखो, हेपेटाइटिस सी में भी ब्लड प्रोडक्ट जब इस तरीके की रहती है डिसीज तो उसमें भी जांच की जाती है और HIV में भी की जाती है। और वेस्ट नाइल वायरस जो है वो आपको पता होगा मॉस्किटो से फैलता है, यानी कोई इन्फेक्टेड पक्षी को अगर मॉस्किटो खा लेता है तो उससे वो मनुष्य को फैलता है, जैसे लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल मलेरिया टाइप्स। तो ये सब हमारे रहते हैं, लेकिन जो नहीं रहता है वो रहता है हमारा हर्पेस वायरस, जो कि एक पल्मोनरी पेरिफेरल, अगर पेरिफेरल जो रहते हैं उसमें इसकी डिसीज को पाया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हो कोई निशान से बन गए या दाग टाइप के से कुछ दिखते हैं इस तरीके से, तो उसमें ब्लड की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कंजर्वेटिव भी उसका इलाज होता है। तो ऑप्शन डी इस सवाल के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन डी बोले तो हर्पेस वायरस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंक्रीज द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एक्सेप्ट। मतलब निम्नलिखित में से सारी दवाएं हैं, उनमें से एक बतानी है जो कि इंक्रीज नहीं करती है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डोपामाइन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्राइन और ऑप्शन सी है डोबुटामाइन और ऑप्शन डी है आइसोप्रोटेनोल। ये जो ड्रग्स दी गई हैं ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं करती है। वो कौन सी है? वो आपकी कहलाई जाएगी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। जो आपके ऑप्शन सी है डोबुटामाइन। डोबुटामाइन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये कुछ ड्रग से रिलेटेड सवाल है तो आप इनके नोट्स बना लें और इनको पढ़ लें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस वीडियो में कंबाइंड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि ड्रग से भी रिलेटेड है, प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाएंगे ये सवाल। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एक्सेप्ट। मतलब इसमें कुछ दवाइयाँ दी गई हैं जो कि इंक्रीज करती हैं कार्डियक आउटपुट को, तो एक्सेप्ट पूछा है वो बतानी है जो नहीं करती है। ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए है डोपामाइन और ऑप्शन बी है एपिनेफ्राइन और ऑप्शन सी है डोबुटामाइन और ऑप्शन डी है नोर एपिनेफ्राइन। अब नोर एपिनेफ्राइन क्या है? नोराड के लिए बोला गया है, जो कि इसका शार्ट नेम होता है एपिनेफ्राइन। नोर एपिनेफ्राइन नोराड का होता है और एपिनेफ्राइन जैसे कि दिया हुआ ऑप्शन बी में वो एड्रेनल के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसमें से हमने बताना है कि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। देखो ये सारी की सारी दवाइयाँ इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट, लेकिन जो नहीं करती है वो रहती है आपकी ऑप्शन डी वाली नोर एपिनेफ्राइन, क्योंकि बीटा रिसेप्टर पे काम नहीं करती है। तो उस चीज में इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा, नोर एपिनेफ्राइन। बाकी ड्रग्स आपने पढ़ी रखी हैं, डोपामाइन, ये सब कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। कार्डियक आउटपुट मतलब कि जैसे कैसे बढ़ता है कार्डियक आउटपुट? जैसे मान लो कि एक्सरसाइज कर ली तो पंप तेज हो रहा है, इस तरीके से जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज की बात हो रही है तो इसमें नोरेपिनेफ्राइन क्या करता है? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। मतलब नोरेपिनेफ्राइन की बात करूँ, नोराड की बात करूँ तो वेसल्स को सपोर्ट आता है इस तरीके से, इसीलिए इसको नॉर्मली आपने देखा होगा प्रैक्टिकली तो इसको इन्फ्यूजन बना करके दिया जाता है। तो आपका नोराड यानी कि नोरेपिनेफ्राइन ऑप्शन डी इसका क्लियर आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज लोअर इसोफेगल इंस्पेक्चर टोन। डिक्रीज करना है लोअर इंस्पेक्चर टोन को, वो कौन सी ड्रग्स है वो आपने बतानी है। लोअर इंस्पेक्चर टोन मतलब आप जैसे देखते हैं ना, इसोफेगस से जब आती है तो इसोफेगस स्टोमक के बीच में लोअर इंस्पेक्चर यानी इंस्पेक्चर टोन होता है, लोअर साइड भी होता है अपर साइड भी होता है इस तरीके से। तो उसकी टोन को रिलीज करना है यानी डिक्रीज करना है तो वो कौन सी ड्रग्स करेगी? तो ऑप्शन ए है सक्सिनाकोलिन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोपाइलेट और ऑप्शन सी है मेटोक्लोरोपोमाइड और ऑप्शन डी है न्यूस्टेजमिन। देखो पहले तो इनके बारे में आपको कैटेगरीज वाइज इन दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। सक्सिनाकोलिन क्या होती है? हमारी मसल्स रिलैक्सेंट होती है, जो कि डिपोलराइजिंग कैटेगरी की ड्रग्स होती है। और आपकी ग्लाइकोपाइलेट ये आप अच्छे से जानते हो, स्लेवा सिक्रेशंस को कम करने के लिए देते हैं इसको, और थोड़ा ब्रेडिकार्डिया को भी ट्रीट करती है। और मेटोक्लोरोपोमाइड को भी आप जानते हैं, मेटोक्लोरोपोमाइड यानी पेरिनोम जो एंटीमेटिक की कैटेगरी में आती है, जिसमें एमसेट यानी ओंडेसेट्रोन भी आता है। और ऑप्शन डी न्यूस्टेजमिन का इस्तेमाल भी आपने देखा होगा रिवर्सल के समय करते हैं, यानी अगर जनरल एनेस्थीसिया का पेशेंट है तो एक्सटुबेशन के टाइम पे रिवर्स करते समय हमें न्यूस्टेजमिन और इसके साथ में ग्लाइकोपाइलेट ऐड करके देते हैं। न्यूस्टेजमिन रिवर्सल है, लेकिन आजकल क्या है कि मायोपाइलेट भी आ रहा है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, मायोपाइलेट के नाम से है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगर हम लोअर ईसोफेगल इंस्पिक्शन टोन की बात करें तो वो हमारा जो पूछा है इन्होंने, जो डिक्रीज करता है वो करता है आपका ऑप्शन बी ग्लाइकोपाइलेट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लाइकोपाइलेट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, कंपेयर्ड विद प्रोपोफोल केटामाइन कॉजेज। कंपेयर्ड विद प्रोपोफोल केटामाइन कॉजेज, यानी अगर हम प्रोपोफोल से कंपेयर करें तो केटामाइन का एक कॉज और रहता है, वो क्या है कॉजेज, वो बताना है हमने। तो ऑप्शन ए मोर डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्राइव, और ऑप्शन बी है मोर डिप्रेशन ऑफ एयरवे रिफ्लेक्सेस, और ऑप्शन सी है आपका मोर ब्रोंकोडाइलेशन, और ऑप्शन डी है आपका लेस एनाल्जेसिया। देखो प्रोपोफोल भी काम करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, ये सारी चीजें करता है, लेकिन जो केटामाइन है, जो सवाल में पूछा गया केटामाइन, केटामाइन कुछ और। जैसे कि हम बात करें ऑप्शन सी की मोर ब्रोंकोडाइलेशन, तो देखो प्रोपोफोल भी आपका ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे इस्तेमाल, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते लेकिन मिनिमम करता है वो भी, और ऐसे ही आपका जो केटामाइन है, केटामाइन उससे ज्यादा करता है। तो इसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है मोर ब्रोंकोडाइलेशन, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोर ब्रोंकोडाइलेशन इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कंपेयर्ड विथ थायोपेंटोन इटोमिडेट कॉजेज। सेम सा ही सवाल है लेकिन ड्रग्स बदल दी गई है। कंपेयर द थायोपेंटोन और इटोमिडेट कॉजेज, तो इसमें ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए है लेस नोजिया, और ऑप्शन बी है इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड, और ऑप्शन सी है ग्रेटर मायोकोलोनिक एक्टिविटी, और ऑप्शन डी है ग्रेटर हिस्टामाइन रिलीज। समझ आ गया सवाल आपको? तो सवाल क्या है, देखो लेस नोजिया ये भी करता है, इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड। इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड क्या होता है? ऑप्शन बी, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब है कि कोई लेवल है, मान लो कि 50 है, वहां पे किसी पेशेंट को सीजर आ जाता है, तो हमारा थायोपेंटोन क्या करता है, उस रेट को ही बढ़ा देता है। वो अगर 50 है तो वो 70 कर देगा, तो कहाँ से आएंगे? तो थ्रेशोल्ड का मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है ग्रेटर मायोकोलोनिक एक्टिविटी, तो इटोमिडेट कॉजेज, इसके ये वाला ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर रहेगा। ग्रेटर मायोकोलोनिक एक्टिविटी यानी सीजर की ही कैटेगरी में आते हैं, जो सीजर्स होते हैं वो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ग्रेटर मायोकोलोनिक एक्टिविटी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब थोड़े से सवाल आ गए हैं जो प्रैक्टिकल बेसिस है, तो फिर भी पढ़ते हैं, जो आसान से भी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, आप पढ़ते रहते हैं, तो और पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वही बात है ना कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। तो पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, अपने जूनियर्स को भी पढ़ाओ। तो सवाल इसी तरीके का आसान सा है, जो कि आप बखूबी जानते भी होंगे। सवाल पढ़ते समय आप आंसर भी दे देंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें, और आपकी जो राय है, जो सलाह है, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें मुझसे, ताकि मैं पढ़ के अपने आप में और बेहतर सुधार कर सकूं और बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकूं। हमारा मर्फी आई इज ए पार्ट ऑफ, जो मर्फी आई होती है वो किसका पार्ट होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एंडोस्कोप का, या फिर ऑप्शन बी है एंडोट्रेकल ट्यूब का, या फिर ऑप्शन सी है राइस ट्यूब का, या फिर ऑप्शन डी है एलएमए। एलएमए मतलब लेरिंगल मास्क एयरवे। क्या मर्फी आई इनका पार्ट है? किसका है वो बताना है हमने। तो मर्फी आई की बात करें, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा ही आंसर है इसका। तो एंडोट्रेकल ट्यूब, आपने देखे होंगे एंडोट्रेकल ट्यूब के सामने एक होल होता है, मेन होल, उसके बराबर में एक मर्फी आई का साइन होता है, जो कि होल होता है वो भी। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? वो एंडोट्रेकल ट्यूब में ही पाया जाता है। वो यही सवाल हमसे पूछा है कि मर्फी आई किसका पार्ट है, तो वो रहेगा आपका एंडोट्रेकल ट्यूब का पार्ट रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, मोस्ट कॉमन नर्व यूज फॉर मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया इज। मोस्ट कॉमन नर्व यूज फॉर मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया इज। जब एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी रहेगी, ये हमने बताना है। तो ऑप्शन ए फेशियल नर्व, ऑप्शन बी है मीडियन नर्व, ऑप्शन सी है रेडियल नर्व, या फिर ऑप्शन डी है अल्नर नर्व। देखो हाँ, अगर हम एनेस्थीसिया एंड पे बात करें तो नॉर्मली देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में क्या जाता है, जैसे कि आप देखोगे एक्सटुबेशन के समय आप देखते हैं जब पेशेंट को आउट करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो सबसे पहले वो आईब्रो को थोड़ा अप डाउन करता है, आंखों को खोलने की कोशिश करता है। तो अगर हम देखने की बात करें नॉर्मली, तो जैसे कि फेशियल नर्व रहेगी, फेशियल, क्योंकि फेशियल एक्टिविटी करता है सबसे पहले, आईब्रो ओपन की, आंखें ओपन करने की कोशिश की। लेकिन पर्टिकुलरली अगर बोला जाए इस सवाल के अकॉर्डिंग, तो सवाल है यूज फॉर मॉनिटरिंग एनेस्थीसिया इज, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर रहेगा, ये तो मैंने लॉजिकली बताया कि इस तरीके का दिखता है, सिनेरियो रहता है,
लेकिन मॉनिटरिंग की बात की जाएगी तो वो आपका ऑप्शन डी जो है अल्नर नर्व, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अल्नर नर्व, क्योंकि देखने की बात हो रही थी कि फेशियल नर्व में तो आप देख ही रहे हो ना कि वो आंखें खोल रहा है, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स वहीं से आता है। पेशेंट बाद में हाथ उठाना शुरू करता है, पहले तो आंखें खोलता है, तो देखने के हिसाब से फेशियल नर्व मान सकते हैं, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया इज, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अल्नर नर्व। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आसान है। अगला सवाल है नोट ट्रू अबाउट सीपीआर, मतलब इन्होंने कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन उनमें से सीपीआर से रिलेटेड एक गलत है, वो आपने बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करूं तो चेस्ट कंप्रेशन एट 100 पर मिनट, और ऑप्शन बी की बात करूं तो रेशियो 13:2, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं चेस्ट कंप्रेशन 6 इंच से ज्यादा, ऐसे करके समझ सकते हो। और ऑप्शन डी है ब्रीथिंग रेट 8 to 10 ब्रीथ्स ईच मिनट। सीपीआर से रिलेटेड सवाल है, सीपीआर के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीपीआर से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाहे आप ओटी अटेंडेंट का भी देने जाओगे उसमें भी पूछे जाएंगे, ओटी असिस्टेंट का भी देने जाओगे उसमें भी पूछे जाएंगे, और ओटी टेक्नीशियन का भी देने जाओगे उसमें भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है जिसमें से सभी के लिए सवाल आते हैं, चाहे एक ही सवाल आए, आएगा जरूर। तो इसका गलत हमने बताना है, इसमें जो गलत दिया गया है नॉट ट्रू, उसको बताना है। तो देखो आपको पता होगा 100 पर मिनट बिल्कुल सही है, वो तो देती है चेस्ट कंप्रेशन, और रेशियो भी 13:2, ये भी सही है भैया, ये भी सही बात है, और ब्रीथ का भी सही बात है, ब्रीथिंग रेट का भी, लेकिन जो सही नहीं है चेस्ट कंप्रेशन 6 इंच, भैया 6 इंच कौन दबाता है, 6 इंच गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अब दबाने की बात की जाए तो कितना करते हैं, 1.5 से 2.5 इंच, यानी आप समझ सकते हो 2 इंच तक मान सकते हो नॉर्मली, तो 2 इंच दबाना, तो इसने 6 इंच से ज़्यादा बोला है, तो ये इसका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा सवाल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। अगर हम बात करें एनेस्थीसिया के हिसाब से तो डेप्थ को मेजर हम एनेस्थीसिया में किससे करते हैं, इस बारे में सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स, या फिर ऑप्शन बी है इमोबिलिटी ऑफ पेशेंट, या फिर ऑप्शन सी है मैक ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग, या फिर ऑप्शन डी है नन। देखो आपने न्यूरो सर्जरी अगर कभी असिस्ट कराई है तो देख लेना, वहाँ पे कुछ यहाँ पे ब्रेन की तरफ ईसीजी लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विश करके बोलते हैं, बिस, BIS बिस, और बिस की फुल फॉर्म क्या रहती है, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स। तो वही उसी में हम एनेस्थीसिया के डेप्थ को मेजर करते हैं उसी के थ्रू। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी क्या है, बाकी आपकी इमोबिलिटी ऑफ पेशेंट उससे फर्क नहीं पड़ता है, और जो मैक ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग है उससे पड़ता है, लेकिन आप पर्टिकुलरली इसको नहीं बोलेंगे कि डेप्थ को वो रिटर्न में देता है। कहते हैं ना अभी मैक खत्म होने तो तब पेशेंट आउट आएगा, तो जैसे मैक क्या होता है, मतलब मिनिमम एल्वोलरी कंसंट्रेशन, आप याद रख लेना। इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कुछ अभी एक सवाल आएगा अभी जिसमें मैक के बारे में बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों फ्लूइड ऑफ चॉइस इन शॉकेज, फ्लूइड इन चॉइस ऑफ शॉकेज, शॉक में कौन से फ्लूइड का ज़्यादा पसंद करते हैं देना डॉक्टर्स, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है रिंगल लैक्टेट, और ऑप्शन सी है हाइड्रोक्सिल स्टार्च, और ऑप्शन डी है डेक्स्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों इनमें सारे ऑप्शंस आपके सामने, इनमें देखो फ्लूइड के बारे में आपको पता होगा, थोड़ा सा हम बात कर लें। फ्लूइड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि आप जानते हैं कौन कौन से होता है, एक होता है क्रिस्टलोइड्स और एक होते हैं कोलोइड्स। तो इस सवाल में देखा जाए तो 3 हमें कोलोइड दिख रहे हैं, और एक हमें जो रिंगल लैक्टेट है वो हमें क्रिस्टलोइड है। तो चॉइस ऑफ शॉक की बात की जाए तो रिंगल लैक्टेट ही इसका राइट आंसर रहेगा। क्रिस्टलोइड जो रहता है आपका रिंगल लैक्टेट, क्यों, क्योंकि इसकी ऑस्मोलरिटी हमारे प्लाज्मा के लेवल की रहती है, जो कि हमने पहले ऑस्मोलरिटी की बात की थी। तो चॉइस ऑफ शॉक की बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रिंगल लैक्टेट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछ रहा है दोस्तों हमसे इनहेलेशनल एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन इज। जो इनहेलेशनल का इस्तेमाल करते हैं एनेस्थीसिया, देखो 2 तरीके से देते हैं, आपको पता होगी। देख एक इनहेलेशनल रूट होता है और एक IV रूट होता है, जो कि इंट्रावेनस रूट होता है। इस तरीके से देते हैं नॉर्मली जो हमारे रहते हैं प्रोटोकॉल। तो ये इनहेलेशनल की बात कर रहा है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन इज। क्लियर है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सीवोफ्लोरिन, ऑप्शन बी है हेलोथिन, ऑप्शन सी है डेस्फ्लोरिन, और ऑप्शन डी है आइसोफ्लोरिन। तो ये आसान सा सवाल है, कई बार आपने सुन रखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सीवोफ्लोरिन। अब इसी सवाल पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जैसे कि ये सीवोफ्लोरिन, अब इससे रिलेटेड सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इनसे पूछे जा सकते हैं
कलर कोडिंग के हिसाब से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कलर कोडिंग क्या रहती है, आपके जो इनहाइलेशनल वेपोराइजर्स वगैरह रहते हैं उनकी कलर कोडिंग क्या रहती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात करें सेवोफ्लोरिन आपका कौन से कलर में होता है, वो येलो कलर का होता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की हेलोथिन, हेलोथिन कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्योंकि जो पिछली बार का जो एम्स का पेपर हुआ था उसमें इनसे सवाल पूछे गए थे आपके कलर कोडिंग के हिसाब से। और आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी है डेस्फ्लोरिन। डेस्फ्लोरिन की अगर मैं बात करूं तो डेस्फ्लोरिन का जो कलर रहता है वो रहता है ब्लू कलर का। और ऑप्शन डी जो आइसोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन की बात करूं तो आपने देखा ही वो पर्पल कलर का रहता है। तो इस तरीके से इनके कलर कोडिंग भी याद होना चाहिए, इनकी मैक वैल्यू भी याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि मैक के ऊपर भी सवाल आएगा, तो मैक क्या होता है, मिनिमम एल्वेओलिक कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं। जैसे कि बात की जाए सेवोफ्लोरिन की, उसकी 2.05% होते हैं, इस तरीके से होते हैं। डेस्फ्लोरिन की 6%, इस तरीके से होते हैं। आप इनको रिपीट कर लेना, अगर आप भूल चुके हो, आप नहीं पढ़ रहे हो तो इनको एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, इनसे सवाल पूछा जाता है। क्लियर है? इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेवोफ्लोरिन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा दोस्तों आसान सा है, जो कि आप ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास के तौर पर ये वाला क्वेश्चन डाला गया है, क्योंकि आप इसको काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता भी होगा। तो क्वेश्चन कहता है हमसे, सिलेंडर विद ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। जो सिलेंडर होता है हमारा, ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर, वो कौन सी गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए है एयर के लिए, या फिर ऑप्शन बी है CO2 के लिए, या फिर ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के लिए, या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन के लिए। आपने इसका आंसर दे दिया होगा, फिर भी मैं आपको बताऊं तो इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब इसी सवाल से भी वही एक रिवीजन क्लास की तरह आप समझ लो, इन सबके कलर कोडिंग भी पता होना चाहिए आपको। जैसे आपको ये तो पता है ऑक्सीजन का ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर होता है, तो मेडिकल एयर की बात करें तो उसका कौन सा होता है, मेडिकल एयर की बात करें तो उसका होता है आपका ब्लैक कलर का होता है। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे CO2 की बात करूँ तो CO2 का आपका पता है, CO2 का भी कलर कोडिंग होती है सिलेंडर की, वो रहता है ग्रे कलर का। और अगर हम नाइट्रस की बात करें तो वो रहता है ब्लू कलर का। तो इस तरीके से इनकी भी कलर कोडिंग सभी की याद कर लेना। और इनके की नंबर, ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि एयर के सिलेंडर की क्या रहती है, पिन इंडेक्स जो पूछे जाते हैं, वो सब इनको भी आप नंबर ऑफ कोडिंग और नंबर ऑफ कलर और नंबर ऑफ पिन इंडेक्स ये भी याद कर लेना कि उसका कितना है, एयर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है दोस्तों हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्डियो डिप्रेसिव इज। इज नॉट कार्डियो डिप्रेसिव इज, सवाल है कि इनमें से बताना है जो कि कार्डियो डिप्रेसिव नहीं है उसके बारे में, वो कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन ए प्रोपोफोल, ऑप्शन बी है थायोपेंटोन, या फिर ऑप्शन सी है केटामाइन, या फिर ऑप्शन डी इटोमिडेट। तो दोस्तों इस सवाल के अकॉर्डिंग जो आपने देखे, क्योंकि ये पूछा इज नॉट कार्डियो डिप्रेसिव, तो अगर हम बात करें कार्डियो डिप्रेस नहीं करता है तो वो रहता है आपका इटोमिडेट। बाकी के तो सारे प्रोपोल भी करता है, थायोपेंटोन भी, केटामाइन कम करता है, लेकिन इटोमिडेट की तरफ चलते हैं। इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा इटोमिडेट ही रहेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करके बताना मुझे कि इसका ये होना चाहिए था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इटोमिडेट रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, लाइक करने में कुछ जाता नहीं तो लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यूज ऑफ सोडा लाइम इन अनेस्थीसिया। रिपीटेड सवाल है, ऑप्शंस बदल जाते हैं, सवाल वही रहते हैं। कहते हैं ना, मतलब प्रॉपर्टी वही रहती है, सिर्फ खरीदार बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, जो है जहाँ पे वो वही रहेगी। सवाल भी सेम है, बस लैंग्वेज बदल देते हैं या फिर ऑप्शंस बदल देते हैं, और आपने काफी समय से पढ़ भी रखे हैं सवाल। तो ऑप्शन ए की बात करूं तो एज ए हार्डनर, और ऑप्शन बी की बात करूं तो एज एन अब्जॉर्बेंट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं एज ए सॉफ्टनर, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं एज ए इंडिकेटर। तो सोडा लाइम की हम बात करें तो सोडा लाइम हम क्यों करते हैं, एज ए अब्जॉर्बेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, एज एन अब्जॉर्बेंट। किसको अब्जॉर्ब कर रहा है भैया, CO2 को अब्जॉर्बेंट का काम करता है हमारा सोडा लाइम। इससे भी इसके सवाल निकल के आते हैं, इसके जो दाने दाने से दिखते हैं उनकी कितनी वो रहता है, उसको मैश करके बोलते हैं 4 to 8 मैश। इस तरीके से आप इनको भी याद कर लेना, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, सवाल बदल बदल के आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी MCQ का सेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अगेन लाइक कर देना एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।